ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओके, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन पढ़ के तो मुझे इजी लग रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बट द ऑप्शंस आर बिट ट्रिकी। केस स्टडी, कमिटी असाइनमेंट, रोल प्लेइंग, स्पेशल क्लासेस। तो इन्होंने ऑप्शंस में ज़्यादा दिमाग लगाया है, ऑप्शंस को ट्रिकियर बनाया है, क्वेश्चन को सिंपल रखा है, बट वहीं पे आपसे गलती कराना चाहते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग? चार ऑप्शंस है, आई विल गिव यू सम टाइम एंड after this question we will be done with 10 questions, like half of the video. So uh, what I want is just basically tally your score till now. कितने स्कोर सही है? 10 में से 6 सही है, 7 सही है। सी दिस कंपाइलेशन इज बिट डिफिकल्ट, राइट? बहुत ईजी नहीं है। तो यहाँ पे गेटिंग 10, 8 और 9, इफ यू आर गेटिंग 8 और 9 टिल नाउ, you are doing exceptional job if you are being honest. But 6 और 7 is not bad because few questions are very difficult और उसके लिए आपकी रोड लर्निंग at it best होनी पड़ेगी ही पड़ेगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग? सी केस स्टडी बेस्ड तो हमारी ऑफ द जॉब होती है, आपको केस स्टडी पकड़ाती है, उसको लर्न करना है, उससे लर्निंग बतानी है। रोल प्लेइंग भी हमारी सिमुलेशन जो टेक्निक्स है, इसमें भी आप क्या करते हो? एक रोल प्ले करते हो, दिस इज ऑल्सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। स्पेशल क्लासेस जो भी लेक्चर मेथड्स होते हैं वो हमारे ऑफ द जॉब होता है। ऑन द जॉब इज कमिटी असाइनमेंट। इसमें क्या होता है, आपको जो एक्चुअल वर्क है उससे ही रिलेटेड असाइनमेंट जो है वो दिए जाते हैं। एक्चुअल वर्क रिलेटेड असाइनमेंट जिसको आप काम पे करते करते ही लर्न करते हो। मतलब कुछ भी असाइनमेंट आपको देती है, कमिटी बना दी है, कमिटी असाइनमेंट में एक्चुअल वर्क जो भी है आपका उससे ही रिलेटेड काम है, उससे ही रिलेटेड आपके असाइनमेंट बना दिए, तो वो हमारा कमिटी असाइनमेंट जो होता है वो हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग इस क्वेश्चन में होगा। मैं ये नहीं कह रहा हर में, बट इस क्वेश्चन में कमिटी असाइनमेंट होगा। केस स्टडी नहीं है, रोल प्लेइंग भी नहीं है। सी रोल प्लेइंग में काफ़ी बच्चों को लगता है कि ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब है। नहीं, ये ऑफ द जॉब में ही कंसिडर करा जाता है, ऑन द जॉब नहीं करा जाता है। सिमुलेशन में यू प्रैक्टिस, रोल प्लेइंग में आपको किसी को रोल दिया जाता है दैट यू आर अ सर्टेन गाय, आप कैसे डिसीजन लोगे। सो यू टेस्ट बेसिकली कि उनकी डिसीजन मेकिंग कैसे स्केल है। लेट सपोज मैं आपको बना दूँ सीईओ, तो आप सीईओ बन के कैसे कैसे डिसीजन लोगे, ठीक है? तो ऑन द जॉब नहीं, जो आपके काम है उससे रिलेटेड नहीं है, बस ये आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल को टेस्ट करा जा रहा है, उसको एनहांस करा जा रहा है, तो रोल प्लेइंग करी जाती है। स्पेशल क्लासेस, लेक्चर्स, सेमिनार्स, हम वर्कशॉप, ये सारा हमारा ऑफ द जॉब में आता है, राइट? सो लेट्स pick up the next question number 11. Which country is called as home of collective bargaining? Canada, Great Britain, Japan, United States of America. कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? नेगोशिएशन बोलते हैं, नेगोशिएशन। अब क्या होता है, हमारे यूनियन जो होती है, जो वर्कर्स की यूनियन होती है और यूनियन लीडर होते हैं, ठीक है? एक यूनियन है, उनका एक लीडर होगा, जो हमारा यूनियन लीडर होता है, वो क्या करता है, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से इंटरैक्ट करता है, ठीक है? डिमांड्स कन्वे करता है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में भी होता था, अगर आपने, लाइक इफ यू आर someone who has watched older Bollywood movies, like I can't recall the names as of now। तो होता क्या है वहाँ पे, जब कंपनी जो वर्कर्स होते थे, जो यूनियन, जैसे आप कंपनी में काम करते हो किसी फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में क्या होता है, एक्सप्लॉइट करा जाता था, वर्कर्स को छुट्टी नहीं दी जा रही, काफ़ी लंबे वर्किंग आवर्स है, तो वर्कर्स ना अपनी बात रख नहीं पाते थे, उन्हें लगता था किससे जाके बात करें, कैसे बात करें। तो एक यूनिटी बनाई, अपना एक यूनियन बनाया, उस यूनियन का एक लीडर अपॉइंट करा। वो लीडर, probably someone who is most educated, probably someone who knows what the real deal is, probably someone who can talk to the top or upper level management। तो वो कंपनी से जाके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता था, बार्गेन रखता था, नेगोशिएशन करता था कि दैट वी वोंट बी कमिंग मंडे टू सैटरडे इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे आएंगे, 5 दिन आएंगे, 5 दिन काम करेंगे, ठीक है? चाहे आप एक एक घंटा बढ़ा दो, 5 दिन। तो ऐसे आप अपनी बार्गेन रख सकते हो जिससे आपका सैटरडे ऑफ हो जाए। तो ये क्या होता है,
एक यूनियन लीडर रखता है, तो इसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यूनियन मान जाएगी, सॉरी यूनियन बोल देगा तो कंपनी वाले मान जाएंगे, वो भी अपनी साइड से भी कुछ बोल सकते हैं, अपनी डिमांड रख सकते हैं, और फिर एक अल्टीमेटली कलेक्टिव बार्गेन बनाया जाता है कि वो अपनी साइड से कुछ रखे, वो अपनी साइड से कुछ रखे, और एक मिडिल पॉइंट अचीव करा जा सके। ठीक है, तो विच कंट्री इज कॉल्ड एज होम ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने ही कंट्री में बहुत ज़्यादा सोशल राइट्स पे बात करी है, बहुत ज़्यादा इस कंट्री में सोशल राइट्स के बारे में बात करी है, तो इसको हम होम ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द 4 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट एज गिवन बाय कर्कपैट्रिक मॉडल। हमारा कर्कपैट्रिक मॉडल काफ़ी फेमस मॉडल है, जिसमें हम बात करते हैं किसकी? ट्रेनिंग मॉडल्स की। ठीक है, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल इसको बोला जाता है, कि आपने जो ट्रेनिंग कराई उसका क्या फ़ायदा हो। ठीक है, अब 4 ऑप्शन है, रिएक्शन, रिजल्ट, जॉब बिहेवियर, लर्निंग, तो यू हैव टू पिक द राइट। कर्कपैट्रिक मॉडल जो है एक क्या है? ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल है। किसने दिया है? कर्कपैट्रिक ने दिया है, राइट, फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट एज गिवन बाय कर्कपैट्रिक। और इसमें आपको बताना है कि क्या क्या ट्रेनिंग रिएक्शन मॉड्यूल्स होते हैं। ये भी काफ़ी फेमस ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और आप देख सकते हो जैसे इसमें भी पूछा गया। बहुत रिपीटेटिव है, क्वेश्चन आते ही हैं इसमें से, राइट, ऐसा नहीं है कि 2020 में भी आया था, बहुत बार आता है, तो इससे यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन एज वेल। ओके, सी अब मैं इसको समझाने का सिंपल तरीका है, आपने ट्रेनिंग कर दी है, ट्रेनिंग इवैल्यूएट करिए, तो उसके बाद उनका रिएक्शन देखोगे सबसे पहले, कि वो कितना जो लर्निंग है उसको यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, तो रिएक्शन वुड बी द फर्स्ट थिंग। ठीक है, उसके बाद उस रिएक्शन जो से होता क्या, आपने ट्रेनिंग ले ली, ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन कैसे करोगे? अब ट्रेनिंग पे असर क्या है? रिएक्शन मतलब काम पे क्या कर रहे हो आप, उस जो भी आपने सीखा है उस लर्निंग को अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यहाँ पे नया लर्न नहीं कर रहे, आपने जो रिएक्शन की, आपने जो सीखा था उसको रिएक्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। होता क्या है, काफ़ी लोग सीखते नहीं है ट्रेनिंग में, रिएक्शन बहुत खराब होता है, हाँ 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 सुन रहे हैं, हाँ 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 ठीक है चल रहा है, हाँ हाँ हाँ, बट रिएक्शन देखना चाहते हैं। पॉजिटिव रिएक्शन है ट्रेनिंग का, एक नेगेटिव रिएक्शन है ट्रेनिंग का। तो फर्स्ट थिंग इज रिएक्शन, कि आप जो अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल, ट्रेनिंग सेशन जो अटेंड करें, उसके बाद आपका रिएक्शन कैसे, दैट वर यू सो ईगर टू लर्न और वर यू सो कंप्लेसेंट, कि बेसिकली नहीं 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 यार क्या आप करा रहे हैं, क्या है रिएक्शन कैसा है। तो रिएक्शन देखा, उस लर्निंग को अप्लाई कैसे करा। ठीक है, उसके बाद आपका जॉब बिहेवियर कैसा है, काम में आपका बिहेवियर कैसा है, क्या आपका आउटपुट में जो आप जितना दे रहे थे उससे बेटर है, और फाइनली आपके रिजल्ट चेक करना। ठीक है, एक ट्रेनिंग इवैल्यूएशन में सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, हम देखेंगे रिएक्शन, कि आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो, आप उस ट्रेनिंग को से होता क्या। मैंने आपके ट्रेनिंग मॉडल्स, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, आपने ट्रेनिंग ले ली पूरी, ट्रेनिंग के बाद आप रिएक्शन ऐसे, अरे नहीं नहीं क्या ही सीखा है, छोड़ो ना, क्या करना ना, भाड़ में जाए। तो रिएक्शन क्या है आपका? नेगेटिव रिएक्शन, कुछ का रिएक्शन होगा, चाहे वो ट्रेनिंग सीखी है, ये काम था, इसको ऐसे अप्लाई करना है, तो वो लर्निंग पे आएगा। इसमें रिएक्शन कैसे हो सकता है? एक पॉजिटिव वे हो सकता है, एक नेगेटिव वे हो सकता है। लर्निंग क्या है? जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करना है। उसके बाद आपकी जॉब बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ रहा है, आप काम कैसे कर रहे हो। ओके, लास्टली हमारा क्या है? रिजल्ट्स, पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लेट सपोज आप प्रोडक्शन में पहले 20 यूनिट बना पाते थे, अब 40 यूनिट 1 घंटे में बना पा रहे हो, तो दैट इज योर रिजल्ट, दैट आपने अपना आउटपुट ट्वाइस कर दिया है। तो व्हाट वुड बी द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस। तो कर्कपैट्रिक मॉडल आता है, क्वेश्चन याद कर लेना, रिएक्शन कि कैसे था रिएक्शन आपका ट्रेनिंग का, उसके बाद आपने क्या लर्न करा उसको अप्लाई करा, उसके बाद जॉब में आपका बिहेवियर कैसा है, और लास्टली आपके रिजल्ट को चेक करा जाता है। Right, so next move on to the question number 13, a bit easier if I say, which one of the following is not concerned with a job description? मैंने लास्ट क्लास में जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, जेडी हमारा जॉब टाइटल होता है, जॉब समरी होता है। ठीक है, जॉब टाइटल, जॉब समरी, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपसे वर्किंग कंडीशन के बारे में होता है, नहीं होता है, यू हैव टू थिंक कि इसमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसका मैंने एग्जाम्पल भी बताया था आपको, लास्ट क्लास में बताया है, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, ईजियर बिल्कुल
गिव अवे हो जाएगा वो आंसर का, वो नहीं चाहता। थोड़ा सोचो और बताओ। दो चीज़ें तो मैंने आसान कर दी, अब तो आपको आउट ऑफ टू यू हैव टू पिक वन। और जो चीज़ इसमें नहीं आती यू हैव टू पिक, टेल मी कि कौन से में सही आती, ठीक है, वो भी मैं बता ही दूंगा, कोई बात नहीं। ओके राइट, तो इसमें जो नहीं आती है दैट इज एक्सपीरियंस वुड बी द राइट आंसर। वो आता है जॉब स्पेसिफिकेशन में, जिसमें हम बात करते हैं एबिलिटी, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड नॉलेज, वो हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है, राइट। दिस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड, जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस, हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। एक्सपीरियंस जो है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है, एंड रेस्ट इज आवर जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। Which of the following are true relating to potential appraisal? Inform employees about their future prospect. Help the organization chalk out a suitable succession plan. Update training efforts from time to time. Advise employees about what they must do to improve their career prospect. ठीक है, अब सी मैं थोड़ा परफॉर्मेंस और पोटेंशियल अप्रेजल में डिफरेंस बता देता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फ्रॉम योर ओन एंड, ठीक है। सी परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फर्स्टली परफॉर्मेंस क्या है, व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। आपने कुछ ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, उसके लिए आपको अप्रेज करा है। पोटेंशियल अप्रेजल इज नॉट दैट। पोटेंशियल में क्या, व्हाट यू माइट बी एबल टू डू, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में नया सुपरस्टार, राइट, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अर्लियर 90s या अर्ली 2000 की बात करें, सो सचिन तेंदुलकर वॉज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अब when it was I think around 2010 and 2011, everyone thought who will be his successor, ठीक है। अब क्या होता है, because time catches with everyone, he was getting old and probably he cannot continue, like no one continue for playing forever for like a sport for a country, ठीक है, or not even for a country but for itself, because we all age and for a sportsman the career perspective is bit shorter, ठीक है। अब क्या होता है दैट सचिन हैड परफॉर्म्ड रियली वेल, तो उनको परफॉर्मेंस को अप्रेज करा जाता है। अब हम वी आर लुकिंग फॉर हिज सक्सेस है, हम बात कर रहे हैं कोई उनकी जगह नेक्स्ट कौन आएगा, जिसकी हम बात करते हैं इसमें पोटेंशियल है। हम बोलते हैं ना नेक्स्ट राहुल द्रविड़, नेक्स्ट बॉल चेतेश्वर पुजारा, अर्लियर डेज में नेक्स्ट सचिन वॉज बीइंग कॉल्ड अ गाय नेम्ड एज विराट कोहली, ठीक है। इनको हम बोला जाता था, उनकी पोजीशन पे आने लगे कि यू नो ही विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, एंड he certainly delivered on that, so he had the potential, right। तो उसमें what you might be able to do, तो हम बात कर रहे हैं जो चीज़ हुई नहीं है बट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सी एज समवन हु विल बी वर्किंग एज CFO, जो काम कर रहा है CFO, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, क्या वो मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एवर रहेगा, नहीं। आफ्टर अ वाइल ही हैज टू लीव दैट जॉब, तो उसमें जब when he has to leave that job, someone has to be ready to take up his place because company goes on forever, right। तो पोटेंशियल अप्रेजल ये होता है। अब इसमें हम बताते हैं क्या क्या सही होता है। तो हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन चॉक आउट अ सूटेबल सक्सेशन प्लान, जैसे मैंने बताया कि सचिन की जगह नए आए हमारे विराट। अब विराट को विराट बनने के लिए डेफिनेटली ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने बहुत डाइट चेंज करी, अपने रूटीन को बहुत चेंज करा, सो दैट इज़ देयर, ठीक है। एडवाइस एम्प्लॉइज अबाउट व्हाट दे मस्ट डू टू इम्प्रूव देयर करियर पर्सपेक्टिव, सेम गोज टू हिम, लाइक आपको टेक्निक में चेंज करा उनकी, बेटर टेक्निक, बेटर पोजिशन, बेटर बैट, जो भी उनको बेटर लगा उसमें, वैसे ही हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी होता है। और एम्प्लॉई इन्फॉर्म, मतलब विराट को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी है अबाउट देयर फ्यूचर पर्सपेक्ट। मतलब वी ऑल्सो सी हिम एज अ कैप्टन, दैट इज व्हेन MS धोनी रिटायर्ड, देन फ्रॉम समवन फ्रॉम BCCI सेड दैट वी थिंक दैट यू कैन लीड द टीम एज वेल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 1 2 3 4। ये सारे हमारे पोटेंशियल रिलेटेड से ट्रू हैं, ये सारी की सारी स्टेटमेंट, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। अनदर स्टेप रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपको अरेंज करना है। गिवन बिलो आर द डिफरेंट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अरेंज दीज फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस टू द एंड। मतलब आपको लर्निंग का जो प्रोसेस है स्टार्टिंग से एंड तक बताना है।
राइट। तो देखो सिंपल सा है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बिट इजियर क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन डू दिस। थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको गेस करने के लिए, बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लर्निंग में आपको क्या सोचना है, कहाँ से आप लर्निंग सोचते हो, लर्निंग शुरू कहाँ से करते हो, तो उसके बारे में है कि स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रोसेस में स्टार्टिंग, बिगनिंग एंड एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, राइट। अब देखो सबसे पहले है क्या है, आपको नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। आपको लर्न करना है तो उसके पहले में समझना तो पड़ेगा। सो फर्स्टली थिंग यू नीड टू डू इज एक्वायर नॉलेज। तो सेकेंड वुड बी द फर्स्ट वन। आपने एक्वायर कर ली नॉलेज, उसको रिटेन करना भी ज़रूरी है। तो रिटेन करना, याद करना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा क्या है, इंटरनलाइजेशन जो है ऑफ न्यू नॉलेज। इंटरनलाइजेशन क्या है, मतलब कनेक्ट करना। ठीक है, हम हमेशा जब भी कुछ कहते हैं, जब जैसे अभी मैंने आपको आई एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट सचिन एंड विराट कोहली, ठीक है, उसी से मैंने आपको रिलेट करा दिया पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है। मतलब एक तरीके से जब भी कोई नई लर्निंग करी है तो हम उसको पुरानी लर्निंग से रिलेट करें, उसको हम इंटरनलाइजेशन बोलते हैं। मतलब मिक्स कर देना जिससे आपको नई चीज़ भी याद रहे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ न्यू लर्निंग एंड सेल्फ मॉनिटर लर्निंग हमारी लास्ट में होती है। तो ये हमारे डिफरेंट स्टेप्स ऑफ लर्निंग है जो है। सबसे पहले आप एक्वायर करते हो नॉलेज, उसके बाद एसिमुलेट मतलब रिटेन करते हो, उसके बाद उसमें आप इंटरनलाइजेशन ऑफ लर्निंग करते हो और फिर उसको अप्लाई करते हो और फिर सेल्फ मॉनिटर करते हो उसको जो आपने करा है लर्निंग को, कि अल्टीमेटली आपको कितना याद हुआ है, कितना याद नहीं हुआ है। ठीक है, now let's move on to the 16th question, number 16. Who viewed trade union as a means of representing the interest of workers through the strategies of mutual insurance, collective bargaining and legal enactments? ठीक है, तो इसमें भी see these are the question where you have to remember the name. अगर आपको नहीं आता then probably you have only 25% of success. ठीक है, 25 क्यों, बिकॉज 4 ऑप्शन है तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 25 है आपका। तो परसेंटेज अगर हम बात करें तो 4 में से कोई एक ही सही हो। ठीक है, अब इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ, सिडनी एंड बीट्रीज वेब। आई थिंक 1858 की बात है, इन्होंने तब उसके बारे में बात करी थी, किसके, ट्रेड यूनियन एज अ मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। एंड ये भी फ्रॉम यूएसए ही है एज फार एज आई रिमेंबर, तो ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ही बताया था कि ट्रेड यूनियन जो है एक मीन्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वर्कर्स जो होते हैं नंबर्स में ज़्यादा होते हैं एंड दे डिडंट हैव अ वॉइस। तो ट्रेड यूनियन एक वॉइस की तरह काम करती है जहाँ पे इनके ओपिनियंस को कंपनी के हेड तक, ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचाया जाए। क्योंकि पहले इनकी बहुत बुरी हालत होती थी तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्रेड यूनियंस कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई। और किसने इनके बारे में बात करी, सिडनी एंड बीट्रीज वेब। Okay, now let's move on to question number 17. When an employer asks employee to sign a type of loyalty oath stating that the employee would neither join nor participate in the activity of a union is known as, okay, अब इसमें क्या है, एक एम्प्लॉयर जो आपको काम पे रखता है और एम्प्लॉय जो काम कर रहा होता है, एक लॉयल्टी ओथ, टाइप ऑफ लॉयल्टी ओथ साइन करवाते थे स्टेटिंग that the employee would neither join nor participate in the activity of a union is known as, क्या बोलते होंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। देखो लॉजिकली बोलूँ तो मैं कभी भी आंसर ये पिक नहीं करूंगा, वाई, बिकॉज यहाँ पे आप कलेक्टिव बार्गेनिंग का तो ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो, आप तो उनको सीधा एलिमिनेट ही कर रहे हो, है ना। यहाँ पे आप कलेक्टिव बार्गेनिंग का ऑप्शन दे रहे हो नहीं दे रहे हो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आई एम टेकिंग और स्नैचिंग योर राइट, तो यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट तो नहीं होगा। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, अगर ऐसा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होता तो ऐसी कोई ओथ होती ही नहीं, तो ये भी मैं ऑप्शन नहीं कंसिडर करूंगा। वाई, बिकॉज अगर ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होती तो मैं इसको कैंसिल ही करा देता, मतलब कोई कर ही नहीं पाता,
लॉजिकली देखे तो अनफेयर तो नहीं है, मतलब कह सकते हो अनफेयर है, बट दिस इज पॉसिबल, तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस तो नहीं बोलते होंगे। इसका कॉन्स्पिरेसी है कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी डॉक्ट्रिन है, क्या ये हो सकता है इसका राइट आंसर? राइट, तो इसका जो राइट आंसर है दिस इज येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोला जाता है। दिस इज व्हाट इट वॉज बीइंग कॉल्ड इन यूएस। यूएस में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसको। और इसमें ये होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई से एक लॉयल्टी ओथ साइन करवाता है जिसमें वो बोलता है कि आप यूनियन की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना डिस्कशन करोगे। वाई? बिकॉज जितना यूनियन का नंबर कम होगा, ट्रेड यूनियन में नंबर्स कम होंगे, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ 5 लोग ही हल्ला कर रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्कर्स आर डूइंग देयर वर्क पीसफुली, देन आई कैन किक दोस 5 आउट। राइट, उनको मैं क्या कर सकता हूँ, उनको परेशान कर सकता हूँ, उनके साथ मैं उनके साथ डील नहीं करूंगा, उनको बोल दूंगा कि दैट इफ यू वांट टू वर्क यू कैन वर्क, इफ यू डोंट वांट टू वर्क यू कैन लीव द प्लेस। तो दिस इज व्हाट यू नो ये इस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस होता था जिसको यूज करा जाता था। दिस इज कॉल्ड एज येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे यूएसए में रखा जाता था, बहुत स्मार्टली इसको रखा गया, जिसमें एक साइन ऑफ वो एक लॉयल्टी ओथ लिखवा ली जाती है जिससे वो पार्टिसिपेट ना कर पाए, ना ज्वाइन कर पाए यूनियन की एक्टिविटीज को। राइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, इन एन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ लिंकिंग पिन। ठीक है, लिंकिंग पिन का कॉन्सेप्ट है, काफी फेमस कॉन्सेप्ट है, और इसको मैं याद करने का भी एक शॉर्टकट बता देता हूँ किसने दिया है। उससे आपको हमेशा याद रहेगा कि लिंकिंग पिन का कॉन्सेप्ट क्या है। सी उन्होंने क्या बोला कि देखो ऑर्गेनाइजेशन में ना ऐसे डिवीजन होता है कि लोअर लेवल, जूनियर लेवल, सब लेवल, मैनेजरियल लेवल, और ये टॉप लेवल जो सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, अब एक डिपार्टमेंटल मैनेजर होगा, ठीक है, एक इधर डिपार्टमेंटल मैनेजर होगा, एक इधर डिपार्टमेंटल मैनेजर होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर है। अब इनके कुछ अलग गोल्स होंगे, ठीक है, इनके कुछ अलग गोल्स होंगे, तो वो एक ऐसे लिंकिंग पिन से, मतलब ये और ये एक साथ मिलके काम करे तो शायद ऊपर जा सकते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को ऊपर, किसी को ऊपर जाना है तो इंटीग्रेट करा जा सकता है किनको, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, तो उसको हमने लिंकिंग पिन बोला गया है। और ये किसने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकिंग पिन? रेनिस लिकर्ट ने। लिकर्ट से अब याद रखना, एल आई लिंकिंग पिन का। तो लिकर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल इन्होंने दिया था। बेसिकली यही कहा था जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो लोग हैं वो अगर एक साथ काम करें, देखो ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, क्या चाहता है, उनका गोल, बेसिकली गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना। जब प्रॉफिट अर्न करने की बात आती है वहां पे हम जैसे मैनेजर जो है वो प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और उनको अपना प्रमोशन भी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन जब अगर हम करें तो देर आर बेटर चांसेस कि मेरा प्रमोशन भी हो जाए, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी अचीव करे जाए। तो ये क्या होता है, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ अचीव करो, इंटीग्रेट करो, इसको हम बोलते हैं लिंकिंग पिन। और ये रेनिस लिकर्ट ने दिया था, इसको याद रख लेना, रेनिस लिकर्ट, एल आई और लिंकिंग पिन। दिस इज हाउ आई हैव लिंक्ड दिस। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिंक करा। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। मैच द फॉलोइंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। लिस्ट 1, लिस्ट 2, डू योर वर्क, कि आप कैसे पता कर पाओगे। और मेरे को ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पसंद है भाई, बिकॉज देर आर चांसेस कि अगर मुझे एक चीज़ पता है ना तब भी मैं ये पूरे क्वेश्चन सही कर सकता हूँ। और मुझे काफ़ी काफ़ी टाइम ऐसा लगता है कि मेरे को हर चीज़ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, तब भी मेरे पास एक चांस होता है, एक स्कोप होता है ऐसे क्वेश्चन को सही करने के लिए। बिकॉज इफ यू नो वन क्वेश्चन, वन ऑप्शन दैट इज पर्टिकुलर राइट एंड दैट ऑप्शन इज नॉट बीइंग रिपीटेड, if that option is not being repeated then you have got the right option of the whole question। ठीक है, अगर मुझे किसी में से भी इनका एक ऑप्शन आता है और वो सही है, मतलब और वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो मेरे पास क्या है तरीका जिससे मैं पूरा को पूरा क्वेश्चन सही कर सकता हूँ। ठीक है, तो टाइम देता हूँ, इसको पढ़ो और मैच द फॉलोइंग करके एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। और इसमें गिव अवे और क्या दे सकता हूँ, इसमें सिंपल एक एक जो लिस्ट में एक इंसान का नाम है वो हमने इस वीडियो में ही कवर करा है। मतलब वो एग्जैक्टली वो जो पर्सन का नाम है आप यूज अगर आपने पढ़ा है तो यू कैन फिगर इट आउट कि कौन होगा, और सही आंसर मिल ही जाएगा इसका। लाइक इसमें आई डोंट थिंक सो यू विल बी
गेटिंग अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज काफ़ी वो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा अभी डिस्कस करा है तो गलत करने का चांस ही नहीं बनता। एल्टन मायो ने क्या करा, चेस्टर बेनार्ड ने क्या करा। ओके, तो सबसे पहले मैंने चेस्टर बर्नार्ड आज पढ़ा है, अभी पढ़ाया भी है आपको, जैसे सिंपल आपने पढ़ा भी होगा मेरे साथ ही। तो चेस्टर बर्नार्ड ने क्या करा था, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिस्टम अप्रोच के बारे में बात करी। तो डी का 3 ऑप्शन कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और वापस रिपीट नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। ये तो हमें समझ में आ गया। राइट, अब इसको हम और तरीके से याद करते हैं। एल्टन मायो ने हॉथॉर्न इफेक्ट के बारे में बात करी थी, मतलब लाइटिंग कंडीशंस की जब हमने बात करी है, तो हॉथॉर्न इफेक्ट में आता है कि लाइट ज़्यादा आती है तो उसकी वजह से आपकी ग्रोथ जो हमने हॉथॉर्न इफेक्ट में देखी है। हमारे एफ डब्ल्यू टेलर का क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में हम बोलते हैं। हेनरी फ्योल, हमारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल है, एफ डब्ल्यू टेलर्स के भी जो है प्रिंसिपल जो हमने पढ़े हैं, तो उसमें ये यूज़ करे जाते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर, टेलर प्रिंसिपल्स, फ्योल, जिसमें हमने बारे बात करी है, फ्योल के फादर बोलते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का, और एफ डब्ल्यू टेलर को प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इवन इफ यू डिडंट नो द थ्री, बट इफ यू न्यू द फर्स्ट वन, यू विल डेफिनेटली रीच टू द राइट आंसर। तो ये एक तरीके से इसे करने का जरिया है इस क्वेश्चन को। राइट, so let's move on to question number 20. Another match the following question, and the same trick can be followed here as well. You have list 1 with job analysis, job specification, job description, job enlargement, and the list 2 the meaning of the terms on the left. You have to pick the right option accordingly. Match करना है, right option pick करना है, and I'll give you some time to figure it out, because these questions are more of your लाइक, इसमें मेरा बताने का ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी तरफ से जितना अटेम्प्ट आता है, आपकी तरफ से कितना व्हाट यू हैव बीन लर्निंग, उसको टेस्ट करा जाता है इसमें। ठीक है, जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, तो थोड़ा भी आप दिमाग लगा पाओगे तो यू विल पिक द राइट आंसर। ओके, तो देखो, पहले लाइफ को आसान बनाना चाहिए। जब भी मैंने कुछ देखा इसमें, मुझे क्या पता चल रहा है कि किसके क्वेश्चन में किस में क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। अब मुझे कुछ भी याद नहीं, जॉब डिस्क्रिप्शन याद होगा, मैंने अभी बताया लिस्ट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉब। C4 कहीं नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है थर्ड ऑप्शन, वो भी द राइट आंसर। ठीक है, ये तो पता चल गया। जॉब एनालिसिस क्या है, प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द ड्यूटीज एंड स्किल रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब। ठीक है, एनालाइज करना कि जॉब में है क्या, क्या काम है, क्या क्या ज़रूरतें होंगी। उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक इंसान से, स्पेसिफाई कर देते, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लिस्ट ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ जॉब। उसके बाद हम बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब एनलार्जमेंट, ये नहीं कवर कराया था तो अभी करा देता हूँ। असाइनिंग वर्कर एडिशनल एक्टिविटीज एट दैट सेम लेवल, इसको हम बोलते हैं जॉब एनलार्जमेंट करना। अब होता क्या है, जिसका एक एग्जाम्पल लेट सपोज आप किसी कार ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हो। ऑटोमोबाइल कंपनी में व्हाट यू बेसिकली डू, जब भी कोई कार आती है तो आप उसके टायर में हवा भरते हो, चेक करते हो एयर प्रेशर। ठीक है, दैट इज योर वर्क। अब हुआ क्या, आपको ना बोर हो गए वो सेम काम कर करते, यू विल डेफिनेटली गेट बोर्ड। तो जॉब एनलार्जमेंट में क्या है कि अब नॉट ओनली एयर प्रेशर बट यू हैव टू ऑल्सो डिटैच द टायर्स, मतलब टायर्स को गाड़ी से निकालने का काम भी दे दिया। मतलब थोड़ा वही सिमिलर एक्टिविटीज जो है उसमें एक एडिशनल काम करा दिया आपसे, एडिशनल जो है एक्टिविटी दे दी एट द सेम लेवल। लेवल नहीं बढ़ाया आपका, लेवल नहीं बढ़ाया तो प्रमोशन में आ जाएगा, नहीं वो नहीं करा। सेम लेवल पे ही आपको, मतलब टायर निकालना है, पेचेस खोलने हैं, वो सेम काम आपको बढ़ा दिए। जॉब में थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी, उसको हम जॉब एनलार्जमेंट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस
particular question, right? So that is all for today's class, and we have covered 20 previous year question. And as I said towards the starting of the video, that towards the end I have something important, very important to share with you. And this is which is the very important thing, that all of you must be preparing for paper 1 as well whenever your examination comes, or if you are preparing it as of now as well. अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी पढ़ने का जरिया नहीं कि पेपर 1 कहाँ से पढ़े, यू आर एट द राइट प्लेस. आपके पास सालन मेजर ने एक ई बुक प्रोवाइड करने का, यू नो, we have decided to provide ebook to all those who will actually WhatsApp on this number 9873907600. एक ebook है जिसमें we have covered all 10 units. You can get those ebook specific for the units in which you have doubt, or for all the units you want to. What you have to do is basically WhatsApp on this number, and this ebook you can claim for free, and you can, you know, basically share this ebook and tell your friends that they can also claim this ebook. And this is a limited time offer, so grab this before it gets expired, right? So 9873907600, but simply WhatsApp and get your ebook for free, right? So firstly, thank you all for joining, right? And we have been loving the responses that you have been giving to our Talent Blazer app. And if you don't know about the same, the link for the same will be available in the description below to download, right? So Google Play पे, आपके प्ले स्टोर पे हमारी टैलेंट ब्लेजर की ऐप है, उसको डाउनलोड करो. वहाँ पे you can attempt mock test for free, and in the mock test you will definitely get all the checks, all the answers that will be required, all the understanding that is needed, so that you don't attempt the question wrong again. So everything will be there in the Talent Blazer app, and you can download from the from the Google Play Store. And we appreciate the kind of love that you are providing. We have been rated 4.8, and it's a very heartily rating. And all we want is basically use our app, share your experience on the Play Store, and rate it, right? And thank you for coming and watching this video till the end. Like the video if you like the content that we are making. Subscribe to the channel if you are here for the first time, and share this video with your friends and the aspirants who are preparing for UGC NET. One more thing before I wind up today's classes: comment your score in comment section. If you are getting anywhere above 16 plus, you are definitely doing great. 14 to 16 need to prep. Below 14 start studying, right? So this is what I would recommend personally. And if you are getting 16 plus, because this session was quite difficult, you are doing an absolutely great job, right? So thank you all for joining, and do leave a like if you are here for the first time, and subscribe and hit the bell icon, so whenever I come up with the next video you get notified for the same.